हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, आज मार्केट में खून खराबा हमें देखने को मिला और जिस तरीके की खबरें और डेटा आ रहा है उससे क्या ये कहना सही होगा कि ये मार्केट के बुल रन के एंड की शुरुआत हो चुकी है। आज अगर मार्केट में देखें तो कोई सेक्टर नहीं बचा, हर जगह लाल ही लाल हमें देखने को मिल रहा था। निफ्टी करीब 400 पॉइंट 388 पॉइंट्स डाउन रहा, बैंक निफ्टी करीब 1060 पॉइंट्स डाउन रहा और लगभग सभी सेक्टर 2 से 3-4% डाउन रहे। तो क्या है इतनी नर्वसनेस के रीजंस और क्या एक ट्रेडर को और इन्वेस्टर्स को आने वाले दिनों में एक्शन लेना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज मार्केट में हमें क्यों इतनी गिरावट देखने को मिली, क्या नए डेवलपमेंट्स हुए जिसकी वजह से मार्केट्स में इतनी ज़्यादा बेरिशनेस आ गई। तो उसका पहला ट्रिगर जो है वो है CLSA की रिपोर्ट। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि वो HDFC बैंक से एग्जिट कर रहे हैं। क्यों एग्जिट कर रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि HDFC बैंक में ग्रोथ आने वाले 2-3 सालों तक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनके LDR यानी कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो में काफ़ी ज़्यादा अभी भी ऊंचे लेवल पर है और जब तक वो कंट्रोल नहीं होगा वो अपने लोन बुक्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि LDR एक सिंपल सा रेशियो होता है, लोन टू डिपॉजिट, यानी कि बैंक कितना लोन दे रहा है और कितना डिपॉजिट ले रहा है। तो ये रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना बैंक के रिस्क हाई रहते हैं। तो आइडियली ये 100 से नीचे होना चाहिए और जितना ज़्यादा नीचे रहेगा उतना उस बैंक को सेफ माना जाएगा। तो अगर हम HDFC की बात करें तो HDFC के मर्जर से पहले उनका जो LDR था 87% था, काफ़ी हेल्दी माना जाता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको मर्ज किया उनका LDR 110% हो गया, काफ़ी हाई। और तब से बैंक का फोकस सेविंग्स को ज़्यादा जुटाने में हो गया। लोन बुक को एज अ पॉलिसी उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे और इसीलिए उनके स्टॉक प्राइसेस प्रेशर में रहे। Q2 में उन्होंने उसे 110 से घटाकर 100.76% कर दिया। काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और पहली बार मर्जर के बाद अब हमें उनके LDR में 100 से नीचे देखने को मिल रहा है। 99.2% का LDR उन्होंने दिसंबर के महीने में रिपोर्ट किया है। तो CLSA ये कह रहा है कि जब तक ये 90 से नीचे नहीं जाएगा तब तक HDFC बैंक में ग्रोथ नहीं आएगी और ऐसा करने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। इस वजह से वो इसमें एग्जिट कर रहे हैं। अब जब उनकी ये कमेंट्री आई तो पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर बन गया, सेलिंग का एक दौर शुरू हो गया और क्या प्राइवेट बैंक्स, क्या PSU बैंक, सब में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो HDFC बैंक का अगर आप डेटा देखें तो उनके डिपॉजिट्स 16% के रफ्तार से ग्रो किए। तो ये क्लियरली बताता है कि जो वो कह रहे हैं और जो बैंक भी उसी को कंफर्म कर रहा है कि उनका टोटल फोकस इस वक्त जो है डिपॉजिट्स को लेने में, कस्टमर से ज़्यादा पैसा अपने बैंक में रखवाने में है, न कि अपने लोन बुक को ग्रो करने के लिए। तो जो HDFC बैंक है दोस्तों वो सेक्टर का लीडर है, जो वहाँ होगा वही बाकी बैंक्स में भी हमें देखने को मिलेगा आने वाले सालों में। इसीलिए ये पूरा का पूरा सेक्टर प्रेशर में रहा। अब CLSA ने इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के बारे में जो कहा वो हमें और भी जगह पर वही सुनने को मिल रहा है। तो अब एक नए एस्टिमेट आई है Q3 की। अभी हमने Q2 कंप्लीट किया और Q3 के एस्टिमेट्स आए हैं और उसमें ये कहा गया है कि बैंकिंग सेक्टर के जो बिजनेस ग्रोथ है, जो लोन बुक का ग्रोथ है, वो 11.5% रहने वाला है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अगर हम इनको अगर हम सीजन से कंपेयर करें तो वहाँ पर 16% के रफ्तार से बिजनेस ग्रो कर रहा था और अब वो 11.5% पर आ गया है। तो क्लियरली हमें पुरानी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी एज पर दी एस्टिमेट। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उनके मार्जिन्स प्रेशर में रहेंगे, तो भाई वो प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा। साथ ही
ये भी एस्टिमेट में कहा गया है कि उनकी जो एसेट क्वालिटीज़ है वो और भी खराब होंगी और उनके जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं और साथ ही जो माइक्रो फाइनेंस के लोन्स हैं वहाँ पर भी स्ट्रेस और बढ़ेगा, ऐसा एस्टिमेट के हिसाब से कहा गया है। और अगर इन पैरामीटर्स पर देखें तो कई बैंक्स में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने ऑलरेडी इंडसइंड बैंक में देखा कि इन पैरामीटर्स की वजह से कैसे स्टॉक प्राइसेस वहाँ पर गिरे, और जो इस वक्त आने वाले दिनों में जो सबसे ज़्यादा रिस्क में बैंक्स रहने वाले हैं वो है बंधन बैंक एंड आरबीएल बैंक। इसके अलावा सीएलएसए ने एक और ऐसी बात कही जो मार्केट को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। तो उन्होंने 2025 के लिए ये कहा कि आने वाला जो साल है, जो ये नया साल चल रहा है, इसमें इकोनॉमिक स्लोडाउन इन इंडिया होगा और ग्लोबल एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाले हैं। तो जो स्लोडाउन की बात लगातार हो रही है वो अब एस्टिमेट्स में भी दिखने लगे हैं। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने डेटा पब्लिश किया और उन्होंने कहा कि जीडीपी 5.42% क्वार्टर 2 में रही, जो कि 7 क्वार्टर के लोएस्ट लेवल पर रही। साथ ही उन्होंने अपने एस्टिमेट्स को भी कम कर दिया, फुल ईयर के एस्टिमेट्स को भी कम कर दिया 7.2% से 6.6%। अब जो क्वार्टर 3 के जीडीपी आ रहे हैं वहाँ पे भी कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। अगर हम एस्टिमेट्स को माने तो वहाँ पर भी 6.4% से 6.8% रहने वाला है। तो ये सारा डेटा अभी 1-2 दिन में आया है और मार्केट को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। तो हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो कि सबसे बड़ा मार्केट का कंपोनेंट है वहाँ पर ग्रोथ नहीं होने वाली है बहुत ज़्यादा। साथ ही हम इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात कर रहे हैं कि जीडीपी में कोई चमत्कार आने वाले दिनों में नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से एक पेसिमिज्म का माहौल बन गया मार्केट में, और ये सारी न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ है और इसकी वजह से मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को मिली। दूसरी जो खबर आई वो है वायरस की, HMPV वायरस। दोस्तों आपने इसके बारे में सुन लिया होगा और शुरू में इस खबर को बहुत हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस खबर को मार्केट कम से कम हल्के में नहीं ले रहा है। अगर आप जो वायरस से रिलेटेड सेक्टर्स हैं जैसे कि एयरलाइंस और होटल्स, अगर वहाँ पे देखें तो वहाँ पर भी हमें ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। इंडिगो 4.3% डाउन, स्पाइस जेट 4.83% डाउन, GMR एयरपोर्ट्स 3.23% डाउन, ईस्टर्न इंडिया होटल्स 4.28% डाउन, लेमन ट्री होटल्स 6.12% डाउन। तो दोस्तों ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि वायरस का स्केयर मार्केट में फैल चुका है। अगर हम इस वायरस की बात करें दोस्तों तो चाइना से बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं, न्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये डेडली वायरस नहीं है। विंटर्स की वजह से फ्लू लाइक सिम्टम्स वाले केसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और फिलहाल ये जानलेवा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बात भी इक्वली सही है कि बहुत ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। तो इस वायरस को बहुत ज़्यादा डेडली नहीं माना जा रहा है अभी तक, और ये कोविड की तरह ही है, उनके सिम्टम्स भी लगभग वैसे हैं और इनमें जो जिनका इम्यून सिस्टम वीक है जैसे बच्चे या एजेड लोग वही शिकार हो रहे हैं। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है कि ये वायरस विंटर में ज़्यादा एक्टिवेट होता है और कोविड जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ऑल सीजन वायरस है। तो अभी तक इंडिया में सिचुएशन तो अलार्मिंग नहीं है। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि उन्होंने नज़र बनाए रखी है और केसेस भी इक्का दुक्का ही आए हैं और जो कि मोस्टली बच्चों से ही रिलेटेड हैं। तो अभी तक अगर हम ज़मीन पे देखें तो इस वायरस का इतना प्रकोप नहीं है, इतना ज़्यादा लोग इससे बीमार नहीं हो रहे हैं, लेकिन मार्केट को पहले ही बीमारी लग गई क्योंकि पिछले जो महामारी में भी हमने देखा कोविड के टाइम पे भी शुरुआत इसी तरीके से हुई थी और मार्केट में जो प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं वो इसको लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते, तो जो प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो इस वायरस के रिस्क की अगर हम बात करें दोस्तों तो अभी तक तो हमें यही कहा जा रहा है कि ये विंटर स्पेसिफिक वायरस है। तो ये अगर ये बात सही है तो ये अगले 1.5-2 महीने तक ही इसका थ्रेट रहेगा और मुझे नहीं लगता कि इस वायरस की वजह से लंबे टाइम तक मार्केट में पैनिक रह सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम
नियर टर्म की बात करें तो पैनिक इस वायरस का डेफिनेटली मार्केट में है, और जिन सेक्टर्स को इस वायरस से सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है उनके स्टॉक्स तेजी से गिर भी रहे हैं। तीसरा दोस्तों जो फैक्टर है वो है अदानी जी। तो अदानी जी के स्टॉक्स को भी आज अगर आप देखें तो उनमें हमें लगभग सभी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 3 से 5% की गिरावट उनके स्टॉक्स में हमें देखने को मिली। तो ये खबर तो पुरानी है, तो इसमें नया क्या है? तो नया अगर पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी हो। तो नई डेवलपमेंट ये है कि अभी तक यूएसए में अदानी जी के लिए कई सारे केसेस उनके ऊपर चल रहे थे। अब वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में ये एक फैसला लिया गया कि उन सारे केसेस को क्लब करके एक ही जज के सामने रखा गया। अब ये नेगेटिव कैसे है? देखिए, जब आप अलग अलग कोर्ट में अलग अलग केसेस चलते हैं तो कहीं पर आपको बरी कर दिया जाता है और आप उसी फैसले को लेकर दूसरे कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि देखो हमें वहाँ पर बरी कर दिया गया। तो अब ये सारे केसेस को चूंकि मर्ज कर दिया गया है, इसलिए अदानी जी की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही एक और मार्केट को जो होप थी कि मोदी जी को बुलावा आएगा ट्रंप की इनॉग्रेशन में, और चूंकि मोदी जी और ट्रंप में अच्छी दोस्ती है तो हो सकता है मोदी जी इस मामले में थोड़ी सी मदद कर दें और अदानी जी शायद बच जाए। लेकिन अब वैसा होता हुआ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके इनॉग्रेशन में मोदी जी को नहीं बुलाया गया है। जहाँ तक खबरें आ रही हैं कि 63 कंट्रीज़ को इनवाइट भेजा गया है, जिसमें इंडिया नहीं है, और ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोदी जी और ट्रंप अच्छे दोस्त हैं, तो क्यों उन्हें नहीं बुलाया गया, मैंने कई लीडर्स के इंटरव्यू पढ़े इंडिया के और बाहर के, और उसमें जो मुझे कंक्लूजन समझ में आया कि ट्रंप जो है काफ़ी एक ऐसे इंसान हैं जो किसी चीज़ को भूलते नहीं हैं, अपने दुश्मन को तो कतई नहीं भूलते हैं, या जिन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया या जो व्यवहार किया और उन्हें पसंद नहीं आया तो उसे वो नहीं भूलते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है, और मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं है, कि अभी पिछले इलेक्शन से पहले उन्होंने मोदी जी को बुलाया था मिलने के लिए, अपने कैंपेन में हेल्प मांगी थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मोदी जी ने उनसे नहीं मुलाकात की, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे कहीं बाइडेन नाराज़ ना हो जाएं। और इसी की वजह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ट्रंप मोदी जी से नाराज़ है और उन्हें नहीं बुलाया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, अगर ट्रंप मोदी जी के साथ फ्रेंडली नोट पर नहीं है तो उसका नुकसान हमारे देश को होगा। हमारे देश में हो सकता है वो गुस्से में आकर और टैरिफ लगा दे या कई तरीके से पनिश करने की कोशिश करें। तो मार्केट को इस बात का भी डर है। तो अदानी जी से स्पेसिफिकली मार्केट को क्या प्रॉब्लम है? ये तो कुछ 4-5 स्टॉक्स की बात है या एक इंडस्ट्रियल ग्रुप हाउस की बात है, और मार्केट को क्या इससे खतरा है? देखिए, पहली बात तो ये कि अदानी जी जैसी खबरें आ रही हैं कि उनको इस वक्त फाइनेंस की प्रॉब्लम है। उनको, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, उन्होंने इतना कारोबार बढ़ा लिया है और सारा लोन पर चल रहा है, और अभी तक उन्होंने कोई लोन की किस्त डिफ़ॉल्ट नहीं की है, और एक भी डिफ़ॉल्ट अगर होता है तो उनके ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो उन्हें इस वक्त पैसे की ज़रूरत है, और पैसा इस वक्त वो अब इंटरनेशनल मार्केट से तो रेज नहीं कर सकते। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिया में अगर आप लोन लेंगे तो 10, 12, 15, 20% पर आपको लेना पड़ेगा। वहीं अगर आप फॉरेन मार्केट्स में जाकर पैसा उठाएंगे तो काफ़ी सस्ता पैसा उठा सकते हैं, और अदानी जी ने ऐसा ही अभी तक काफ़ी हद तक किया, यूएस मार्केट से काफ़ी सारा पैसा उठाया। लेकिन अब इन केसेस की वजह से फॉरेन मार्केट से पैसा उठाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और इसी वजह से अगर आप देखें उन्होंने अदानी विल्मर के में अभी जो उन्होंने एग्जिट लिया है वो इसी वजह से लिया है, क्योंकि वही एक ऐसी कंपनी थी जिनमें स्टेक सेल हो सकता था, और उस पैसे का इस्तेमाल करके उनकी जो भी उनके पेमेंट्स वगैरह जो भी उनके फंड की रिक्वायरमेंट है उसे वो शायद पूरा करेंगे। अब आप देखिए, अगर उनकी फंडिंग में प्रॉब्लम आती है, उन्होंने इतना लोन उठा रखा है, किस किस बैंक से कितना लोन उठाया है वो डेटा मेरे पास नहीं है,
लेकिन अगर उनकी फंडिंग की प्रॉब्लम आती है, अगर उनकी बिजनेस की प्रॉब्लम आती है, तो वो पैसा बैंक को कैसे चुकाएंगे? क्या एक यही रीज़न है जिसकी वजह से पीएसयू बैंक्स में इतनी ज़्यादा गिरावट हो रही है? दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर शेयर करिएगा। तो इस वजह से मार्केट में नर्वसनेस है और बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली नर्वस है। साथ ही अगर आप देखिए दोस्तों, अगर अदानी जी के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो हमारे कंट्री के लिए और हमारी इंडस्ट्री के लिए कितना ज़्यादा नेगेटिव होगा। और हम जानते हैं दोस्तों, बिजनेस में रेप्यूटेशन इज़ एवरीथिंग। तो कहीं ऐसा ना इंटरनेशनल कम्युनिटी सोचे कि इंडिया में सभी कंपनी ऐसी ही होती है। तो एक रेपुटेशनल इम्पैक्ट का भी डर है और कहीं ना कहीं इन सब कंबाइंड फैक्टर्स का भी मार्केट के सेंटीमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा एक और नया खतरा इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है। नीतीश जी के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं, पता नहीं उनके मन में क्या है, क्या र्यूमर है, क्या सच्चाई है, लेकिन काफ़ी मीडिया में इस बात को लेकर हलचल है कि कहीं वो एनडीए सरकार से जो है अपना समर्थन वापस ना ले ले और उनके समर्थन के बिना सरकार को कंटिन्यू किया जा सकता है। इस पर भी बहुत बड़ा डाउट है। तो ये सब कंबाइंड फैक्टर्स, ये सब रीसेंट डेवलपमेंट से 2 से 3 दिन के बीच में, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस बन गई है। साथ ही अगर आप दूसरे पैरामीटर्स को भी देखें तो वहाँ पर भी कोई कंफर्ट हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो अभी भी 4.6 के लेवल से ऊपर टिका हुआ है। दोस्तों, जब एफआईआईज यहाँ पे सेल करते हैं और पैसा वो लेकर अपने देश में जाते हैं तो इन बॉन्ड्स में ही लगाते हैं, तो वहाँ पर अगर उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो यहाँ पर वो क्यों नहीं सेलिंग करेंगे। साथ ही डॉलर इंडेक्स, जिसकी वजह से मार्केट में और भी सेलिंग आती है, तो वहाँ पर भी अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त काफ़ी एलिवेटेड लेवल पर सस्टेन कर रहा है और हमारा रुपया भी लगातार कमज़ोर होता हुआ जा रहा है। तो अगर आप इन ग्लोबल फैक्टर्स को भी देखें तो यहाँ पर भी कोई कंफर्ट होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक ट्रेडर को और इन्वेस्टर को आने वाले दिनों में क्या एक्शन लेना चाहिए। पहले हम ट्रेडर की बात करेंगे क्योंकि उनका आउटलुक शॉर्ट टर्म का होता है, अगले कुछ दिनों का। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा जो इंडिकेटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला था और मैंने आपके साथ शेयर किया था अगर मैं इस सिचुएशन में होऊंगा तो मैं अपने लॉन्ग्स को क्लोज करूंगा। और अगर आपने मेरी बात मानकर आज अपने लॉन्ग्स को अर्ली पार्ट ऑफ द डे में क्लोज किया होगा तो काफ़ी हद तक आपने अपने प्रॉफिट्स को रिटेन कर लिया होगा। तो हमारा इंडिकेटर पिछले कई दिनों से बुलिश टेरिटरी पर चल रहा था और हमने मार्केट में राइज भी देखा, लेकिन अब उस इंडिकेटर में गिरावट आती हुई दिख रही है। तो लेटेस्ट पोजीशन क्या है हमारे इंडिकेटर की? तो हमारा इंडिकेटर अब नेगेटिव में आ गया है। अभी जो करंट वैल्यू है डे एंड पे वो है 0.036 नेगेटिव। तो कहने का मतलब कि अभी आपको किसी हालत में अपनी बुलिश पोजीशंस को नहीं रखना है एज पर द इंडिकेटर। तो क्या हमें शॉर्ट्स को अभी इनिशिएट करना है? तो दोस्तों, आप जानते हैं, जो हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं, कि हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है -0.05। इसके नीचे जब आएगा तभी हम फ्रेश शॉर्ट्स को इनिशिएट करेंगे। तो अभी फ्रेश शॉर्ट्स के लिए शायद हमें 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये बात में कोई डाउट नहीं है कि हमें अपने लॉन्ग्स को क्लोज कर देना चाहिए। तो जिस तरीके का पैटर्न हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, कई हफ्तों से देख रहे हैं कि जब भी बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग होती है अगले कुछ दिनों तक बाइंग आती है और एक नेचुरल ये लॉजिक भी इसमें बनता है कि आप इतनी ज़्यादा जब सेलिंग कर देंगे तो सेलिंग करने के लिए माल ही नहीं बचेगा और बाइंग करने के लिए भी माल नहीं बचेगा। तो इस वजह से जो है एक बाउंस आ सकता है, उस बाउंस को यूज़ करके हमें अपने लॉन्ग्स को क्लोज करना है और शॉर्ट्स हम तभी क्रिएट करेंगे जब हमारे इंडिकेटर -0.05 से नीचे जाएंगे। दोस्तों, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो 23,800 का लेवल है वो एक की लेवल था और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि जब भी प्राइजेस उस लेवल से नीचे जाएंगी तो हमें शॉर्ट साइड में ही रहना है और उसी लेवल को अपना स्टॉप लॉस भी रखना है। अभी हम देखें तो अभी हम
616 23616 पे हैं, जो कि हमारे लेवल से नीचे है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप में से कुछ लोग शायद ये सोचेंगे कि 2020 में भी कोविड था, अभी भी उसी तरीके की सिचुएशन है, तो इस मौके को यूज़ करके हमें खरीदारी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये लॉजिक स्टॉक स्पेसिफिक तो चल सकता है, लेकिन अगर हम इन जनरल मार्केट की बात करें, उस टाइम की वैल्यूएशंस और इस टाइम के वैल्यूएशंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज भी अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स जो हिस्टोरिकल एवरेजेस हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव टेरिटरी पर चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको उन स्टॉक्स को एग्जिट करने का सोचना चाहिए जो अपने हाई वैल्यूएशंस से ज़्यादा चल रहे हैं और जिनमें ग्रोथ जो है उतनी ज़्यादा नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या रेशियो, हम कैसे पता करें कि कौन से स्टॉक में कितनी ग्रोथ है और उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग पीई है वो सही है। तो मैं इसका आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जिस स्टॉक में या जिस सेक्टर में जितनी परसेंट की ग्रोथ आ रही है उसमें उतना पीई आप दे सकते हैं। कोई स्टॉक अगर 20% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है तो आप कंफर्टेबली 20 का पीई दे सकते हैं। अगर आप 100% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है तो आप 100 का पीई रह सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस सेक्टर और एस्टिमेट वो सब आपको देखना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि आप जो रेवेन्यू का एस्टिमेट कर रहे हैं, जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वो किस साल तक कर रहे हैं। लेकिन ये जनरल, ये बॉलपार्क आप अगर फिगर्स को यूज़ करेंगे तो आप हमेशा सही जगह पर सही वैल्यूएशन देने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बुल रन का दी एंड हो चुका है या एक ये माइनर डिप है और उसके बाद वापस से मार्केट में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।